हाय स्टूडेंट, मेरा नाम गजानंद सैनी और आप देख रहे हैं बेस्ट केमिस्ट्री एंड बायो क्लासेज। तो अपन आज का टॉपिक लेते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसमें भोजन का पाचन किया जाता है। अपन सर्वप्रथम भोजन ग्रहण करते हैं तथा फिर उसका अपने पाचन तंत्र द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है, पाचन कर दिया जाता है। तो सर्वप्रथम आपके मन में यही सवाल आता होगा कि अपन भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता अपने शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए होती है। तो सीधी सी बात है कि भोजन हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। विभिन्न कार्य करने के लिए क्या देता है, ऊर्जा देता है। जिस ऊर्जा का उपयोग अपन दैनिक जीवन में कई कार्यों के लिए करते हैं। अगर अपन पाचन तंत्र की एक सही परिभाषा देना चाहे, पाचन तंत्र की सही परिभाषा देना चाहे तो परिभाषा क्या होगी कि शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को उनके एंजाइमेटिक जलीय अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है या बदल देता है, पाचन तंत्र कहलाता है। तो क्या लिखेंगे अपन, वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को उनके एंजाइमेटिक जलीय अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदल देता है। क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। फिर नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि जो पाचन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। पाचन तंत्र में एक तो मुख से लेकर एनस तक पाइप नुमा संरचना होती है, जो आपको डायग्राम में दिख रही है। उसको क्या बोला जाता है, आहार नाल। क्या, आहार नाल। इसके अलावा आपको साइड में जो अंग दिख रहे होंगे, जैसे ये लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, इधर अपन देखे तो ये पैनक्रियाज हो गया। ये क्या होते हैं, सहायक पाचक ग्रंथियां। तो अपन दोबारा बोल सकते हैं कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। फर्स्ट क्या बोलेंगे इसमें अपन, आहार नाल। और सेकंड सहायक पाचक ग्रंथियां। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। आहार नाल, ये पाइपनुमा संरचना जो भोजन के लिए क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है या फिर भोजन को आगे किस खाने के लिए काम में आती है। फिर सेकंड अपन देखते हैं सहायक पाचक ग्रंथियां। ये क्या करती है बेटा, आहार नाल कोई पाचक एंजाइम वगैरह का श्रावण नहीं करता, केवल यह भोजन को आगे खिसकाने का क्या है, एक माध्यम है। लेकिन जो सहायक पाचक ग्रंथियां होती है ये क्या करती है, पाचक एंजाइम्स का क्या करती है, सिक्रेशन या फिर श्रावण करती है, जो आहार नाल में भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन आहार नाल को थोड़ा बड़े रूप में देखते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ डायग्राम में देखो बेटा, आहार नाल के लिए अपन ने कहा कि आहार नाल एक पाइपनुमा संरचना होती है और इसके पार्ट्स क्या क्या है। या फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक आ रही है। तो अपन आहार नाल के अगर भागों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर क्या आता है अपने पास, माउथ, और यहाँ सेकंड नंबर पर माउथ कैविटी। माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा।
फर्स्ट नंबर पर माउथ आ गया और सेकंड नंबर पर माउथ कैविटी आ गया, और आगे थर्ड नंबर पर अपन बात करें तो फेरेंक्स यानी ग्रसनी, और फोर्थ नंबर पर एसोफेगस या फिर ग्रास ना। तो सेकंड नंबर माउथ कैविटी, थर्ड नंबर फेरेंक्स और फोर्थ नंबर एसोफेगस यानी ग्रास नाल। अब फिफ्थ नंबर पर आ जाता है बेटा स्टोमक, इसको बोला जाता है हिंदी में आमाशय। फिर आमाशय से नेक्स्ट आगे आता है बेटा वो आंत, और आंत को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो छोटी आंत और एक बड़ी आंत, छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो सबसे पहले जो पार्ट्स आएंगे वो किसके आएंगे? छोटी आंत के, किसके? छोटी आंत के। तो जो छोटी आंत का जो फर्स्ट भाग होता है वो क्या होता है? ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, जो क्या होते हैं सी आकार की होती है। इनके बारे में चर्चा अपन आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट 6 नंबर बोल दो इसको। फिर आगे छोटी आंत का है स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट होता है जेजुनम, ये बोलते हैं 7 नंबर। अब जेजुनम से आगे अपन देखते हैं तो छोटी आंत का थर्ड भाग आता है क्या? इलियम। अब इलियम से आगे आते हैं तो अपन देखते हैं कोलन, क्या? कोलन। तो कोलन से पहले आता है सिकम, कोलन से पहले आता है सिकम, तो ये 9 नंबर हो गया। फिर आगे आ गया कोलन, जो 10 नंबर हो गया। कोलन का मतलब क्या होता है? वर्धात्र। क्या होता है? वर्धात्र या फिर बड़ी आंत। और ये संपूर्ण संरचना कोलन के अंतर्गत आती है। इसके भी आगे जाकर अपन कई भाग देखेंगे। कोलन हो गया। कोलन के आगे बेटा अपन देखते हैं रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में बोला जाता है मलाशय। तो ये हो गया 11 नंबर। और फिर आगे हो गया नेक्स्ट 12 नंबर, जो कि पाचन तंत्र का एंड पॉइंट माना जाता है, एनएस यानी मल द्वार। मल द्वार का काम क्या है यहाँ पर? कि जो भी भोज्य पदार्थ अपन ने ग्रहण किया उसमें से अवशोषण करने योग्य तो अपने काम में आ गया, और जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वो एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। देखो एक बार याद रखने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा। पाचन तंत्र के 2 भाग बता दिए थे, और पाचन तंत्र के 2 भागों में से सबसे पहला टॉपिक क्या लेते हैं अपन? आहार नाल। क्या लेते हैं? आहार नाल। और आहार नाल में अपन ने अभी बात की थी कि आहार नाल एक पाइपनुमा संरचना होती है जिसके विभिन्न अंग या फिर प्रभाग या फिर भाग होते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? माउथ या मुख, और सेकंड की बात करते हैं मुख के आगे क्या होता है? मुख गुहा, इसको आप मुख गुहिका भी बोल सकते हैं। और थर्ड नंबर ग्रसनी, क्या? ग्रसनी या फेरेंक्स। और फोर्थ नंबर एसोफेगस या फिर ग्रास नाल। बेटा ये ग्रास नाल एक पाइपनुमा संरचना होती है जो ग्रसनी को आपको दिख रहा होगा। तो फेरेंक्स और स्टोमक को क्या करती है? एक दूसरे से कनेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट ऑर्गन की अपन बात करें तो स्टोमक, आमाशय। क्या हो गया? आमाशय। अब आमाशय से आगे भोजन किसमें जाता है? आंत्र में जाता है। तो नेक्स्ट हो गया आंत्र। आंत्र के लिए एक छोटी सी बात कही है इसमें कि आंत्र के क्या होता है? 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से? देखो सामने, छोटी आंत्र और दूसरी बड़ी आंत्र। हो गए। अब छोटी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं और बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं। उनके बारे में आगे विस्तृत रूप से अपन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या हो गया बेटा? रेक्टम। और रेक्टम को क्या बोला जाता है? मलाशय। और आगे एनएस या फिर मल द्वार। अगर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जेजुनम, डियोडेनम, इलियम, ये किसके पार्ट होते हैं बेटा? छोटी आंत्र के। इसी प्रकार बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं, सिकम, कोलन
रेक्टम, सिकम कोलन रेक्टम। और जो कोलन होता है, कोलन को भी 4 भागों में बांटा गया है। दिख रहा होगा आपको, तो एक असेंडिंग और ये एक अनुप्रस्थ और एक ये डिसेंडिंग और एक सिग्मोइड कोलन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मुख की। सबसे पहले अपन बात मुख की कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन विस्तृत रूप से आहार नाल के अंगों की। फर्स्ट दे रहेगा मुख। मुख के बारे में अपन बात करते हैं। पाचन तंत्र की ओपनिंग है। तो बेटा जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो किसके द्वारा ग्रहण करते हो? मुख के द्वारा। तो ये ओपनिंग ही हो गया ना, जहां से स्टार्ट होता है वो क्या होती है बेटा? ओपनिंग। तो ये पाचन तंत्र की क्या है? ओपनिंग। कौन? मुख। और नेक्स्ट दे रहेगा 2 पेशीय एवं गतिशील होठ नामक संरचना होती है। जो मुख होता है उस पर 2 गतिशील एवं पेशीय होठ नामक संरचना होती है, जो मुख को खोलने और बंद करने का काम करती है। इसके अलावा 2 छोटी सी बात अगर अपन देखें कि जो होठ होते हैं, होठ का जो आंतरिक भाग होता है वो श्लेष्मा का बना होता है। जो होठ का बाहरी भाग होता है वो त्वचा का बना होता है। और जहाँ पर ये श्लेष्मा और बाहरी त्वचा जहाँ पर एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे क्या बोला जाता है? बॉर्डर बोला जाता है। और सामान्यतः होठों के बॉर्डर का रंग लाल होता है और ये लाल अत्यधिक रक्त वाहिनियों के कारण होता है। अब मुख का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं मुख गुहा का। मुख से नेक्स्ट भाग मुख गुहा ही होता है। ओपनिंग के बाद क्या आता है? मुख गुहा। अगर अपन अब मुख गुहा की बात करें तो ये है कि कोलिनुमा संरचना होती है और ये चारों ओर से क्या होती है बेटा? बंद होती है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ढकी होती है। इनकी जो पार्श्व भित्ति होती है, मुख गुहा की जो पार्श्व भित्ति होती है वो गालो यानी चिक्स द्वारा आवृत होती है। गालों द्वारा आवृत होती है। और फिर पार्श्वभित्ति की बात कर ली। और अगर अपन सामने की तरफ देखें तो सामने होठ नामक संरचना से क्या होती है? बंद या फिर बंद होती है। और होठ ऐसी संरचना है जो मुख गुहा या फिर मुख को क्या खोलने और बंद करने का काम करते हैं। फिर उसके आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक तालु। मुख गुहा में तालु नामक संरचना पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा की छत। जो मुख गुहा की छत होती है उसको क्या बोला जाता है? तालु बोला जाता है। तालु की बात करें तो तालु के 2 भाग होते हैं। तालु के 2 भाग होते हैं। एक तो कोमल तालु और सेकंड कठोर तालु। हो गया। अब जो कोमल तालु होता है वो सामान्यतः मांसपेशियों का या फिर मसल्स का बना होता है, लेकिन जो कठोर तालु होता है वो अस्थि का या बोन का बना होता है। कठोर तालु की अगर अपन बात करें तो कठोर तालु अस्थि का बना होता है और यह कोमल तालु मांसपेशियों का बना होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोमल तालु और कठोर तालु की संरचना कहाँ पर पाई जाती है। कठोर तालु तो मुख में या मुख गुहा में आगे की ओर पाया जाता है और ये कोमल तालु पीछे की ओर पाया जाता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं मुख गुहा में पीछे की ओर और ये मुख गुहा में आगे की और पाया जाता है। और एक छोटी सी चीज और बता रखी कि जो कठोर तालु होता है उसमें अस्थि से बने पैलेंटाइन रगी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरह के वलन होते हैं जो क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को पकड़ कर रखते हैं। भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? पकड़ने का काम करते हैं। ये जो कठोर तालु में जो पैलेंटाइन रगी होते हैं ये मांसाहारी जानवरों में क्या होते हैं? अत्यधिक विकसित होते हैं ताकि शिकारी जानवर मुंह से छूटकर ना निकल पाए। अब इसके आगे अपन जीभ की चर्चा करते हैं।
तो अपन ने बता दिया कि जो मुख गुहा की छत थी वो तो तालू का निर्माण कर रही थी, और जो मुख गुहा का जो फर्श है या छत है वहां पर क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। और ये जीभ कौन सी स्थान पर पाई जाती है, मुख गुहा के वेस्टिब्यूल भाग में, मुख गुहा के वेस्टिब्यूल भाग में, या वेस्टिब्यूल को अपन प्रधान भी बोलते हैं। और एक चीज और, ये जीभ दांतों के बीच में पाई जाती है। तो जीभ के बारे में क्या बोल सकते हैं, यह प्रधान स्थल में पाई जाती है। एक चीज और, जीभ के बारे में आपने देखा होगा कि जीभ का आगे का सिरा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और जो पीछे का सिरा होता है वो क्या होता है, बंधा हुआ होता है या फिर जुड़ा हुआ होता है। तो अपन सीधा सा बोल सकते हैं कि जीभ का पीछे का सिरा, जीभ का पीछे का सिरा लिंगुअल फ्रेनुलम नामक संरचना द्वारा मुख गुहा की परत से क्या होता है, अटैच होता है या फिर जुड़ा होता है। फिर आगे अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसकी, दांत की। दांत का मुख गुहा में क्या काम होता है, देखते हैं अपन के दांत भोजन का क्या कर देते हैं, चबा चबा कर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। एक काम होगा दांतों को, भोजन को पकड़ने का, भोजन को चीरने फाड़ने, भोजन को चबाने का काम होता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन तालू की। आओ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप याद रखने के लिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन तालु की। तो तालु की डेफिनेशन या फिर परिभाषा क्या होगी, मुख गुहा की छत को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और जो तालु होते हैं उसके दो भाग होते हैं, अपन ने पहले अभी चर्चा की है, एक तो कोमल तालु और एक कठोर तालु। जो कोमल तालु होता है वो संयोजी होता है, वो पेशियों का बना होता है, और जो इसका कोमल तालु का जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है, वेलम पैलेंटाई कहलाता है, जो एक अंगुलीनुमा संरचना होती है। और ये क्या करती है, पीछे मुख गुहा के ऊपर वाले भाग में पीछे की तरफ लटकी हुई रहती है। और इसका काम क्या है, यह भोजन को निगलने के समय नासारंध्रों को बंद कर देता है ताकि भोजन नासारंध्र में ना जा पाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कठोर तालु की। यह अस्थि का बना होता है, इसमें अनुप्रस्थ वलन पाए जाते हैं जिन्हें पैलेंटाइन ग्रही कहते हैं। और ये पैलेंटाइन ग्रही मांसाहारी जानवरों में अत्यधिक विकसित होते हैं। कारण, क्योंकि मांसाहारी जानवर जब शिकार करते हैं तो उनका शिकार उनके मुंह से छूट न जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं तालु का कार्य। यह पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र को पृथक करने का कार्य करता है। जिक्र बात की थी ना अभी अपन ने, जो भोजन को निकलने के समय नासारंध्र को बंद कर देता है। तो बात यही तो ना कि यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को पृथक करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पैलेंटाइन स्लैश में ग्रंथियां तालु की सतह को क्या करती है, नम बनाए रखने का कार्य करती है। पैलेंटाइन स्लैश में ग्रंथियां श्लेष्मा का श्रावण करती है, जो तालु की सतह को क्या करते हैं, नम बनाए रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें नेक्स्ट बात करते हैं अपन जीभ की। तालु की बात कर ली और नेक्स्ट बात करते हैं जीभ की। देखो यहाँ साइड में जीभ का डायग्राम दिखाया गया है, उसका नामांकन करेंगे अभी। पहले ये देख लेते हैं। जीभ मुख गुहा के अधर या नीचे भाग में पाई जाती है। इसके अलावा अपन ने पहले भी बात की थी कि जीभ मुख गुहा के वेस्टिब्यूल या प्रधान भाग में पाई जाती है। तो मुख गुहा के अधर या नीचे के भाग में जीभ पाई जाती है। और जो जीभ का अग्र भाग होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है या गतिशील होता है। पीछे का भाग मुख गुहा की परत से फ्रेनुलम नामक संरचना से जुड़ा होता है। फ्रेनुलम, इसको लिंगुअल फ्रेनुलम के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ से क्या होता है, मुख गुहा की परत से जुड़ा रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं। जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं, और इन स्वाद अंकुरक में स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स पाई जाती है। डायग्राम में दिखाया गया है, अभी इसका नामांकन करते हैं। तो ये जो स्वाद अंकुरक 4 प्रकार के पाए जाते हैं, निम्न दैर्घ्य है। फर्स्ट दैर्घ्य फिलीफॉर्म, इसको हिंदी में बोला जाता है सूत्राकार। सेकंड दैर्घ्य फंगिफॉर्म, इसको बोला जाता है छत्राकार। और थर्ड दैर्घ्य फोलिएट, पर्णिल। पर्णिल के बारे में बताया जाता है कि मानव में नहीं पाया जाता, मानव में यह अवशेषी होता है। फिर आगे फोर्थ नंबर दैर्घ्य सर्कमवेलेट, शल्काकार। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके आगे अपन देखेंगे पहले तो जीभ का डायग्राम,
और उसमें पाए जाने वाले स्वाद अंकुरक की स्थिति तथा स्वाद कलिकाओं की स्थिति तथा जीभ के किन किन भागों से किन किन स्वाद का पता लगाया जाता है, ये भी देखेंगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन स्वाद अंकुरक या पेपिलाई की स्थिति की। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर अपन देखें सर्कमवैलेट पेपिलाई। ये क्या पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, आधार भाग में पाया जाता है। और इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 10 से 12 होती है। डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि ये टॉन्सिल के पास में लिंगुअल टॉन्सिल के आगे वी शेप की आकृति में ये पाए जा रहे हैं। इनकी संख्या लगभग 10 से 12 होती है। फिर आगे दे रखा है फिलिफोर्म पेपिलाई। दिख रहा होगा डायग्राम में आपको कि जीभ के मध्य भाग में पाए जाते हैं फिलिफोर्म पेपिलाई। ये संख्या में सबसे अधिक होते हैं, तथा ये सबसे छोटे होते हैं। आकार में तो सबसे छोटे, लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा। और इन्हीं फिलिफोर्म पेपिलाई के कारण संपूर्ण जीभ खुरदरी होती है। नेक्स्ट आगे दे रखा है फंजिफोर्म पेपिलाई। ये जीभ के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, जीभ के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। अब इनके अलावा एक स्वाद अंकुरक या फिर पेपिलाई की बात होती है, पर्निल या फोलिएट पेपिलाई, जिसके लिए कहा गया है कि वो मानव में क्या है, अवशेषी है, इसीलिए उसको यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया है। अब आगे अपन देखते हैं स्वाद अंकुरकों पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और ये स्वाद कलिकाएं अंकुरकों पर पाई जाती है। और अपन सामान्यतः 4 स्वाद का क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। जो अपने जीभ का अग्रभाग होता है वह मीठे स्वाद का बोध करवाता है। अग्रभाग मीठे स्वाद का बोध करवाता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो अग्रभाग है स्वीट यानी मीठे का क्या कराता है, ज्ञान कराता है। सेकंड देर का पश्चिम भाग, पीछे वाला भाग, जीभ के पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। जो जीभ का पार्श्व भाग होता है, जीभ का पार्श्व भाग, चारों ओर का पार्श्व भाग खट्टे का या शोर टेस्ट का एहसास करवाता है। अब आगे देर का शेष मध्य भाग, जो जीभ का शेष मध्य भाग बच गया वो नमकीन स्वाद का बोध करवाता है। और जीभ के स्ट्रक्चर में आपको ये पीछे 2 गेंदनुमा संरचना दे रही है। किसका काम करती है बेटा, एपिग्लोटिस का काम करती है। और एपिग्लोटिस के बारे में आपने सुना होगा कि श्वसन नाल या ट्रेकिया या श्वसनी को भोजन निकलते टाइम पर क्या कर देती है, बंद कर देती है, ताकि भोजन ट्रेकिया में न जा पाए। भोजन निकलते के टाइम पर ट्रेकिया में भोजन न जा पाए। इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिखाई गई है, लिंगुअल टॉन्सिल। तो लिंगुअल टॉन्सिल मानो में कितने होते हैं, 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन जीभ के कार्य। तो जीभ के कार्य में सबसे पहला कार्य यह है, भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है। जो जीभ पर टेस्ट बड्स जो स्वाद की लिखाई थी वो भोजन के स्वाद का क्या करवा रही थी, अपने को बोध करवा रही थी। सेकंड, बोलस बनाने में निगलने में सहायता करती है। तो भोजन को चबाते टाइम पर जीभ भोजन को उथल पुथल करने और बोलस बनाकर, भोजन को उथल पुथल करके बोलस बनाकर और निकलने में क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट देर का ध्वनि उत्पादन में सहायता, जो जीभ होती है वो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है। और 5 पॉइंट दे रखा है जीभ के 4 नंबर, सॉरी ये 3rd नंबर और ये 4 नंबर। जीभ के द्वारा मुख, गुहा व दांतों की सफाई की जाती है। तो आपको पता है कि जीभ क्या होती है, गतिमान होती है। तो पूरे मुख गुहा में आराम से इधर उधर मूवमेंट कर सकती है। तो ये क्या करती है, जीभ मुख गुहा और दांतों की सफाई का भी कार्य करती है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ, टंग या जीभ कुत्ते में ताप नियमन का कार्य करती है। सामान्यतः आप देखते होंगे कि गर्मियों में कुत्ता अपनी जीभ को बाहर निकाल कर रखता है। क्यों, इस कुत्ते में जीभ ताप नियमन का कार्य करती है। अपने यहाँ पर टॉपिक तालु हो गया और ये जीभ की संरचना और उसकी विशेषताएं और उसकी संरचना तथा जीभ के कार्य कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन दांत की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दांत की बात करते हैं। तो देखो, स्तनधारियों में दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। स्तनधारियों में दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। इसके आगे, इनका उद्भव भ्रूणीय मेजोडर्म से होता है। दांतों का उद्भव भ्रूणीय अवस्था में किससे होता है,
मेजोड्रम से होता है। इनके अलावा जो दांत पर इनेमल परत पाई जाती है, इनेमल लेयर पाई जाती है, उसका उद्भव एक्टोड्रम से होता है। लेकिन अगर अपन दांत के उद्भव की बात करें, संपूर्ण दांत के लगभग, तो दांत किससे होता है? भ्रूणीय मेजोड्रम से। और इसके आगे देखा दांत चरम का रूपांतरण होता है। जो दांत होते हैं वो त्वचा के रूपांतरण से बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन दांतों की विशेषताओं के बारे में। पहला देखा डाइफाइडोन। डाइफाइडोन को हिंदी में बोलते हैं द्विबार दंती। डाइफाइडोन द्विबार दंती। मानव में उसके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? द्विबार दंती। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों के दांत होते हैं, जो स्टार्टिंग वाले दांत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? टूटने के बाद या उन दांतों को नए दांतों के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो मानव के जन्म में 2 बार दांत हुए ना, एक तो बच्चे में और एक वो दूध के दांत टूटने के बाद। तो उसको क्या बोला जाता है? द्विबार दंती। फिर आगे नेक्स्ट देगा थीकोडोंट। थीकोडोंट को हिंदी में बोलते हैं गरत दंती। गरत दंती। गरत का मतलब क्या होता है? गड्ढा, और दंती दांत, गड्ढे में दांत। तो थीकोडोंट दांत अस्थि के बने गरत में स्थित होते हैं, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? गरत दंती कहते हैं। अब ये गरत क्या होता है या किस चीज का बना होता है? ये अस्थि का बना होता है, और इस गरत को क्या बोलते हैं अपन? मसूड़ा। क्या बोलते हैं? मसूड़ा। फिर आगे देखा हेट्रोडोंट। इसको अपन बोलते हैं विषम दंती। विषम दंती। अब आगे क्या दे रखा है? मानव में दांत अलग अलग आकार एवं प्रकार के पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? विषम दंती। और प्रकार के आधार पर मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं, या अलग अलग आकार एवं अलग अलग आकार साइज के आधार पर मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। फर्स्ट दे रखा है इंसाइजर। क्या दे रखा है? इंसाइजर। सेकंड कैनाइन, और थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। जो इंसाइजर होता है उसको सामान्यतः क्रंतक दांत बोला जाता है, क्रंतक। और जो कैनाइन्स होता है उसको हिंदी में रदनक। और जो प्रीमोलर होता है उसको अग्र च्वर्णक। और जो मोलर होता है उसको च्वर्णक। सामान्यतः अगर अपन इनकी संख्या की बात करें तो जो क्रंतक दांत होते हैं, क्रंतक या क्रंतनक, उनकी संख्या कितनी होती है? ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4, तो टोटल मिलाकर 8। और जो रदनक दांत होते हैं या जो कैनाइन्स होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 2 और नीचे वाले जबड़े में 2, तो वो क्या हो गया? टोटल 4। अब आगे प्रीमोलर की बात करें। प्रीमोलर के दांत ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8। और जो मोलर या जो च्वर्णक दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 6 यानी 6 और नीचे वाले में 6, तो वो कितने हो गए? टोटल 12। तो इस प्रकार से इनका टोटल योग कितना हो गया? 32। तो अपन बोल सकते हैं कि मानव में सामान्य एडल्ट मानव में एडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ पाए जाते हैं? 32। स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन दंत सूत्र की। जो मानव के दांत का सूत्र होता है वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2, या 21 23 बटा 21 23 गुणा 2। अब ये 21 23, ऊपर वाला 21 23 और नीचे वाला 23, ये आधे आधे भाग के या एक जबड़े के आधे भाग के दांतों की संख्या को दिखाता है। तो आधे आधे भाग की जबड़े की संख्या को दिखाता है। तो आधे भाग की जबड़े की संख्या को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो एक जबड़े की संख्या या एक जबड़े में उपस्थित दांतों की संख्या अपने पास आ जाएगी। तो दे रखा है इधर कि एक जबड़े के आधे भाग को क्या करता है? प्रदर्शित करता है ये दंत सूत्र, इसीलिए तो 2 से गुणा किया गया है। अब आगे अपन देखते हैं कि इंसाइजर दांतों की संख्या का निर्धारण या फिर दांतों की संख्या ज्ञात करते हैं। इंसाइजर अपन यहाँ लिख सकते हैं ICCMM। जो स्टार्टिंग वाला शब्द या जो स्टार्टिंग वाले अक्षर है वो तो इंसाइजर यानी क्रंतक दांतों के लिए, और जो सेकंड कैनाइन के लिए, थर्ड प्रीमोलर के लिए, और फोर्थ मोलर्स टीथ के लिए।
अब देखते हैं अपन ऊपर वाले आधे जबड़े में 2, ऊपर वाले आधे जबड़े में 2, क्योंकि आधे जबड़े का ही तो बताता है ये दंत सूत्र, आधे जबड़े के दांतों की संख्या तो बताता है। ऊपर वाले आधे जबड़े में 2 तो पूरे जबड़े में मल्टीप्लाई 2 यानी गुणा 2, तो ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4, तो कुल कितने हो गए बेटा 8। अपन बोल सकते हैं इधर 2 गुणा 2, तो टोटल दांत कितने हो जाएंगे 4 प्लस 4, 4 प्लस 4। अब आगे ये कैनाइन्स के लिए दे रखा है, तो कैनाइन्स के लिए भी ऐसे आएगा, आधे जबड़े की संख्या ही तो दे रखी है 1, तो एक जबड़े में 2 और दोनों का योग करने पर टोटल 4। अब नेक्स्ट दे रखा प्रीमोलर, प्रीमोलर के लिए भी ऐसा ही, आधे जबड़े में 2 तो पूरे जबड़े में 4, फिर नीचे वाले जबड़े में आधे में 2, फिर 2 से गुणा करेंगे फिर वापस 4, तो ये टोटल कितने हो गए 8, 4 प्लस 4 8। फिर आगे ऐसे देखते हैं ये टोटल 6 और ये 6, 6 एंड 6 12, और टोटल का योग क्या हो गया बेटा 32। तो इस प्रकार से दांतों की संख्या ज्ञात की जाती है। अब आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं दांतों के प्रकार एवं कार्य। फर्स्ट टाइप देखते हैं इनका इंसाइजर। इंसाइजर की टोटल संख्या अभी अपन ने देखी थी कि इंसाइजर दांतों की टोटल संख्या 8 होती है, ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4। इनके अलावा जब ये दांत ग्रत में या फिर जो मसूड़े में धसे रहते हैं, इनमें रूट की संख्या या फिर दांत जड़ की संख्या कितनी होती है 1 होती है। इनकी संरचना की बात करें थोड़ी सी, ये बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, तो ये धार दिखाई देते हैं, ब्लेड नुमा दिखाई देते हैं। कार्य क्या होता है इनका, भोजन को काटना एवं कुतरना। एक इम्पोर्टेंट बात इंसाइजर के लिए, खरगोश और नर हाथी और चूहे में ये दांत निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। अब आगे सेकंड कैनाइन्स की बात करें तो इनमें भी रूट की संख्या कितनी होती है 1, और इनकी टोटल संख्या 4, 2 ऊपर वाले जबड़े में 2 नीचे वाले जबड़े में, और ये बाहर से दिखने में कैसे दिखाई देते हैं, नुकीले दिखाई देते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरना फाड़ना। और इनके अलावा मांसाहारी जानवरों में ये अधिक बड़े होते हैं, क्योंकि मांसाहारी जानवरों को इन कैनाइन्स को ज्यादा काम में लेना पड़ता है भोजन को चीरने फाड़ने के लिए। फिर आगे देखते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की टोटल संख्या होती है 8, ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4, और रूट 2 से 3 रूट पाई जाती है प्रीमोलर में। फिर आगे देखता है कि जो प्रीमोलर दांत होते हैं उनको कपोल या गलदंत भी कहते हैं। छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत मोलर दांत के बाद उगते हैं, और इनकी चपटी सतह होने के कारण भोजन को चबाने का कार्य ये करते हैं। फिर आगे देखते हैं मोलर। मोलर टीथ की संख्या टोटल कितनी होती है 12, 6 प्लस 6 यानी 6 ऊपर वाले जबड़े में 6 नीचे वाले जबड़े में। और इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना। इनकी सतह भी क्या होती है, चपटी होती है, इस वजह से ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और इनकी चपटी सतह को क्या कहा जाता है, कप्स। इनकी चपटी सतह को क्या कहा जाता है, कप्स कहा जाता है। कस्प क्या कहते हैं, कस्प। दांतों की चपटी सतह को क्या कहते हैं, कस्प। इनमें प्रीमोलर में रूट की बात कर ली अपन ने, 2 से 3 रूट पाई जाती है। मोलर में रूट की संख्या 3 से 4 होती है। फिर नेक्स्ट देखा थर्ड जोड़ी अक्कलदाढ़ कहते हैं। थर्ड जोड़ी को क्या कहते हैं, अक्कलदाढ़ कहते हैं, जो कि मानव में क्या है, अवशेषी अंग है। आगे की क्लास में अपन दांत की संरचना, उसके आगे जो मुख गुहा के आगे जो पार्ट होता है ग्रसनी, ग्रासनल तथा आमाशय के बारे में चर्चा करेंगे। आज तक इतना है।